हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 30 स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाइफ्स एंड हस्बैंड्स। ओके, फ्रैटर ब्रदर, सोरर सिस्टर, अक्सर वाइफ एंड मैरिटस हस्बैंड। दीज रूट्स आर द सोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ एडिशनल इंग्लिश वर्ड्स। कुछ वर्ड्स देखेंगे इन 4 रूट्स पर। ओके, पहला है टू फ्रैटरनाइज। फ्रैटरनाइज इज़ अ वर्ब, IZE इज़ अ वर्ब एंडिंग, जो कि ग्रीक का है। ओके, फ्रैटरनाइज का सीधा सीधा मतलब होता है सोशलाइज, मतलब भाईचारा करना। ओके, इटिमोलॉजिकली टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप विथ। दिस वर्ब मे बी यूज टू इंडिकेट सोशल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल irrespective of sex, as in members of the faculty often fraternized after school hours. Okay, social intercourse. ओके, इंटरकोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन किसी तरह का, या फिर कनेक्शन या फिर कॉन्टैक्ट। ओके, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी शॉर्ट फॉर्म में हम इंटरकोर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पर सोशल इंटरकोर्स लिखा हुआ है, मतलब सोशल कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल बातचीत, सोशल कनेक्शन। ठीक है, तो फ्रेटरनाइज मीन्स सोशलाइज करना या फिर भाईचारा करना। जैसे कि मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी हो गया स्कूल के टीचर्स या फिर कॉलेज के टीचर्स की बात हो रही है, तो कॉलेज के टीचर्स सोशलाइज करते थे आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, वर्ब की बात हो रही है तो मैं आपको 3 वर्ब सफिक्स बताना चाहूँगा। एक है IZE, एक है FY, जिसे हम कनेक्टिंग वॉवेल आई के साथ भी यूज़ करते हैं, तो फिर ये IFY के फॉर्म में आपको देखने को भी मिलेगा। और एक है ATE, ठीक है, जिसमें IZE और FY विथ कनेक्टिंग वॉवेल आई, ये दोनों प्योर वर्ब सफिक्स होते हैं। और ATE नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स एज वेल एज वर्ब सफिक्स। ठीक है, तीनों होता है। ओके, यहाँ पर IZE है, यहाँ पर इट्स अ वर्ब। मूविंग ऑन, additionally and perhaps more commonly, there may be the implication of having a social relationship with one's subordinates in an organization, or even with one's so-called inferiors, as in मतलब यहाँ पर सेंटेंस में इन्होंने एक यूज़ करके बताया है, और एज इन एक और सेंटेंस में फ्रेटरनाइज वर्ड का यूज़ करके बताया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है पीयर, दूसरा है सब ऑर्डिनेट्स। पीयर का मतलब होता है 7 रैंक वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं पीयर्स, और सब ऑर्डिनेट्स हो गए हमारे लो रैंक वाले लोगों को कहते हैं सब ऑर्डिनेट्स। ओके, ठीक है, तो एडिशनली एंड परहैप्स मोर कॉमनली देयर मे बी द इम्प्लीकेशन, मतलब कि फ्रेटरनाइज सोशलाइज करने के इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कंक्लूजन विच इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है वो, जो हम इनडायरेक्टली निकालते हैं उसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो सोशलाइज करने का, फ्रेटरनाइज करने का इम्प्लीकेशन निकल कर आ सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज वॉज रिलक्टेंट टू फ्रेटरनाइज विथ फैकल्टी मेम्बर्स, प्रिफरिंग टू कीप ऑल हर कॉन्टैक्ट्स विद देम ऑन एन एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल बेसिस। ठीक है, इसीलिए कॉलेज के प्रेसिडेंट, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, सो दैट पर्सन वॉज अनविलिंग टू सोशलाइज विद द फैकल्टी मेम्बर्स, जो टीचर्स थे उसके साथ वो सोशलाइज नहीं करते थे, और प्रिफर करते थे अपने मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स मतलब कि वही अपने कनेक्शन को एक प्रोफेशनल बेसिस तक ही रखना। ठीक है, वो प्रिफर करते थे अपने कॉन्टैक्ट्स मतलब कि अपने कम्युनिकेशन को फैकल्टी मेम्बर्स के साथ एक प्रोफेशनल बेसिस तक ही रखना। ठीक है, वो एक प्रोफेशनल बेसिस तक रखना ही पसंद करते थे अपने कम्युनिकेशन को फैकल्टी मेम्बर के साथ। ओके, एक और सेंटेंस है, और एज इन द आर्टिस्ट इंजॉयड फ्रेटरनाइजिंग विथ थीव्स, ड्रग एडिक्ट्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड पिम्स, partly out of social perversity and partly
टू फाइंड इंटरेस्टिंग फेसेस टू पुट इन हिज पेंटिंग्स। ठीक है, तो आर्टिस्ट इंजॉय करता था। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है हमारे वो अनविलिंग थे, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो इंजॉय करता था सोशलाइज करना थीव्स, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के साथ। ठीक है, पार्टली मतलब कि टू सम डिग्री कुछ सोशल परवर्सिटी के लिए, मतलब डिज़ायर के लिए, मतलब उनकी खुद की इच्छा होती थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज करूं, और कुछ और पार्टली अपने पेंटिंग्स के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढने के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन, द वर्ब ऑल्सो गेंड अ न्यू मीनिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू व्हेन सोल्जर्स ऑफ ऑक्युपाइंग आर्मीज हैड सेक्सुअल रिलेशंस। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में इस वर्ड का एक और मीनिंग निकल करके आया। उस मीनिंग था टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द वुमेन ऑफ conquered countries. Okay, as in military personnel were strictly forbidden to fraternize with the enemy. How euphemistic can you get? Okay, euphemism होता है एक तरह का इनडायरेक्ट वर्ड या फिर इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं किसी ऐसी बात को बताने में जो हम डायरेक्टली नहीं बताना चाहते। जैसे कि अगर मैं कहूँ वो मर गया, तो इससे बेहतर होगा कि मैं ये कहूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, तो उस वर्ड को या फिर उस एक्सप्रेशन को कहेंगे यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिस्टिक हो गया ऑफ यूफेमिज्म। ठीक है, या फिर वैसे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो है यूफेमिस्टिक। ठीक है, कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ फ्रेटरनाइज? फ्रेटरनाइज इज अ वर्ब से नाउन हम कैसे लिखते थे? ओके, आपको याद है रूल? हमने ये रूल पढ़ा है कि ATE वर्ब्स, 8 वर्ब कौन से होते हैं? 8 वर्ब्स वो होते हैं जो कि ATE प्रीफिक्स जिनके लास्ट में लगा हुआ होता है, जैसे इक्विवोकेट। एट वर्ब्स से जब हम नाउन बनाते थे तो हम ION सफिक्स का यूज़ करते थे। ठीक है, डायरेक्टली, तो इसका हो जाता था इक्विवोकेशन। ठीक है, लेकिन हमारे पास वर्ब है फ्रेटरनाइज। ये IZE वर्ब है, ATE वर्ब नहीं है। अब ऐसे वर्ब से अगर हम नाउन बनाएंगे ना तो हम ATE लगा करके ION लगाएंगे। ठीक है, और ATE प्लस ION मिल करके बन जाएगा ATION। ठीक है, तो ऐसे वर्ब से अगर नाउन बनाना है तो फिर हम लगाते हैं ATION। ठीक है, जो खुद 2 सफिक्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा फ्रेटरनाइजेशन। ओके, ये रूल याद है कहाँ इनकाउंटर किया था? मैं ढूंढ कर बताना चाहूँगा। ओके, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला। ओके, वर्ब्स एंडिंग इन ATE इनवेरिएबली टैक ऑन द नाउन सफिक्स ION टू फॉर्म नाउन्स। ओके, जैसे क्रिएट का बन गया क्रिएशन, इवेल्युएट का बन गया इवेल्युएशन, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हमने रूल इनकाउंटर किया है। मेक श्योर आप इसको कलर से हाईलाइट कर दें। यूज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, ये हमारा सेशन है, सेशन नंबर 15। सेशन नंबर 15 में हमने इस रूल को इनकाउंटर किया है। ठीक है, वापस आते हैं सेशन 30 पर। ओके, तो फ्रेटरनाइज का बन जाएगा फ्रेटरनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेटरनाइजेशन। करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन, अगला वर्ड है हमारा फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल बताने से पहले मैं फ्रेटर्निटी बताना चाहूँगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी इज़ ए नाउन, ITY इज़ ए नाउन एंडिंग। ओके, इसके 2 कंटेक्स्ट हैं। एक कंटेक्स्ट है हम किसी ऐसे ग्रुप को, हम लोगों के ऐसे ग्रुप को फ्रेटर्निटी कहेंगे जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट और प्रोफेशन वाले लोग होते हैं। ओके, जैसे द मेडिकल फ्रेटर्निटी या फिर द फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी। ठीक है, लोगों का ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही जॉब करने वाले लोग होते हैं या फिर एक ही या फिर उन लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, उस ग्रुप को कहेंगे फ्रेटर्निटी। ठीक है,
और ये ग्रुप मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ क्रिकेट फ्रैटर्निटी, तो इस ग्रुप में वो सारे लोग आ जाएंगे जो क्रिकेट खेलते हैं और वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे उसमें सचिन तेंदुलकर भी आएंगे, उसमें विराट कोहली भी आएंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स भी आ सकते हैं, उसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आ सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स एक साथ कैसे आ गए। मतलब ये ग्रुप हम एज सच बनाते नहीं हैं, ठीक है। एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करते हैं कि ये ग्रुप के ये मेंबर्स हैं, ओके। ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये एक कंटेक्स्ट हो गया। दूसरा कंटेक्स्ट है, अमेरिका में होता है कि किसी स्कूल या कॉलेज में एक मेंस मतलब मेल स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको कहते हैं फ्रैटर्निटी, ठीक है। अ मेंस ऑर्गेनाइजेशन इन हाई स्कूल और कॉलेज। मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अमेरिका में होता है, ओके। अच्छा, सोरोरिटी हो गया विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन हाई स्कूल और कॉलेज, ठीक है। अमेरिका में स्कूल में या कॉलेज में विमेंस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सोरोरिटी, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर मैंने यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन जैसे तैसे यहाँ पर लगाई है, ठीक है। अ क्लब फॉर ए ग्रुप ऑफ विमेन स्टूडेंट्स एट एन अमेरिकन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। फ्रैटर्नल, फ्रैटर्नल हो गया, हमने फ्रैटर्निटी देखा था तो इसके भी दो तीन कंटेक्स्ट हैं। तो एक कंटेक्स्ट हो गया ऑफ फ्रैटर्निटी या फिर ऑफ द ग्रुप, जिसमें वो लोग होते हैं जो कि सेम जॉब करते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। एक कंटेक्स्ट तो हो गया ये वाला कि फ्रैटर्निटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया फ्रैटर्नल का मतलब हो गया फ्रेंडली, ओके, लाइक ब्रदर्स, ओके, या फिर भाईचारे का। इट्स एन एडजेक्टिव, तो एक एडजेक्टिव की तरह ही हम इसको डिफाइन करेंगे, भाईचारा नहीं कहेंगे, ओके, क्योंकि भाईचारा नाउन हो जाता है शायद हिंदी में, ठीक है। तो फ्रैटर्नल हो गया फ्रेंडली लाइक ब्रदर्स या फिर ब्रदरली, ओके। और एक कंटेक्स्ट और है, द वर्ड ऑल्सो डिजिग्नेट्स नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। ऐसे ट्विन्स जो कि नॉन आइडेंटिकल हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। मतलब अगर वो आइडेंटिकल होते तो यूज़ करने का, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्विन्स हैं, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, देखने से ही पता चल रहा है। नॉन आइडेंटिकल हैं अगर, मतलब वो देखने में थोड़े डिफरेंट हैं, तो हम यूज़ करेंगे फ्रैटर्नल, ओके। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर, ठीक है। तो अगर वो सिमिलर होंगे तो फिर हमें किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉन आइडेंटिकल है तो ये बताने के लिए कि हाँ भाई वो ट्विन्स हैं, तो हम यूज़ करेंगे दे आर फ्रैटर्नल। नाउ मूविंग ऑन, अक्सोरियस। अक्सोरियस इज़ एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव हम ये उस हस्बैंड के लिए यूज़ करेंगे जो अपनी बीवी की हर एक डिमांड को पूरा करता है, ओके। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ मैन हु एक्सेसिवली इवन एब्सर्डली कैटर्स टू डोट्स ऑन का मतलब है किसी पर लट्टू हो जाना, वर्शिप्स मतलब पूजा करना, एंड सबमिट्स टू द मोस्ट आउटलैंडिश और आउटरेजियस डिमांड्स ऑफ हिज वाइफ, ओके। आउटलैंडिश एक तरह से हो गया स्ट्रेंज, और आउटरेजियस हो गया एक तरह से जो कि शॉकिंगली बैड हो या फिर एक्सेसिव हो, हद से ज़्यादा हो, उसको पूरा करता है, ओके। दिस वर्ड इज़ नॉट सिनोनिमस विथ हेनपेक्ड। हेनपेक्ड एक नया वर्ड है, हेनपेक्ड ये भी एक एडजेक्टिव है, ईडी एडजेक्टिव। हम इसे उस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे जो अपनी बीवी की हर एक ज़रूरत को इसीलिए पूरा करता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता है, ओके। As the henpecked husband is dominated by his wife, perhaps because of his own fear or weakness, while the uxorious husband is dominated only by his neurosis, and quite likely the wife finds his uxoriousness. uxoriousness हो गया उसका noun form, ठीक है, uxorious का। The wife finds his uxoriousness comical or a pain in the neck. Pain in the neck मतलब annoying एक तरह से, ओके। अक्सोरियसनेस को हम कह सकते हैं अफेक्शनेटनेस। नेक्स्ट वर्ड इज अक्सोरियल, ओके। अक्सोरियल इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है वाइफ से संबंधित, मतलब रिलेटिंग टू अ वाइफ या फिर पर्टेनिंग टू अ वाइफ
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइफ और बीफिटिंग अ वाइफ। ओके, जैसे कि अक्सोरियल ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस, एटीट्यूड्स एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैरिटल। ओके, इसमें जो रूट है वो है हस्बैंड का मैरिटस। ठीक है, तो इटिमोलॉजिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब निकाल सकते हैं पर्टेनिंग और रेफरिंग टू अ हस्बैंड या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हस्बैंड। ठीक है, ये इसकी इटिमोलॉजिकल मीनिंग है, लेकिन आप वर्ड्स को एक्चुअल मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, इटिमोलॉजिकल मीनिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बट द मीनिंग हैज़ चेंज्ड टू इंक्लूड द मैरिज रिलेशनशिप ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ हस्बैंड के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मैरिटल का मतलब हो गया ऑफ मैरिज। ठीक है, मतलब मैरिज से संबंधित। ठीक है, डोंट एवर लेट एनीवन टेल यू दैट आवर लैंग्वेज इज़ नॉट सेक्सिस्ट एज। ओके, तो बट द मीनिंग हैज़ चेंज टू इंक्लूड द मैरिज रिलेशनशिप ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एज मैरिटल ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस। ऑब्लिगेशंस भी एक तरह की ड्यूटी होगी, कर्तव्य को कहते हैं, प्रिविलेजेस, आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, हेंस एक्स्ट्रा मैरिटल इज़ लिटरली आउटसाइड द मैरिज। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब हो गया आउटसाइड द मैरिज, इट्स एन एडजेक्टिव। और खबरदार आपने एक्स्ट्रा मैरिटल को ऐसे समझा कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि मैरिज से बाहर होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। नहीं नहीं, कोई भी ऐसा इवेंट नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव को समझना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड द मैरिज। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट जो कि मैरिज से बाहर हो रहा है वो नाउन की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव की नहीं है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा अफेयर जो कि मैरिज के बाहर हो रहा है, वो भी अफेयर भी एक नाउन है, तो वो भी एक नाउन की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल को आप कहेंगे आउटसाइड द मैरिज। ठीक है, एक एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। आउटसाइड द मैरिज ये भी तो किसी अफेयर या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या होते हैं, हैंकी पैंकी विद समवन अदर देन वंस स्पाउस। ठीक है, हैंकी पैंकी मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज है, मतलब इतना सीरियस तो नहीं है लेकिन फिर भी इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, और दूसरा वर्ड है प्री मैरिटल। प्री मतलब बिफोर, तो प्री मैरिटल हो गया बिफोर मैरिज। ओके, डिस्क्राइब्स, प्री मैरिटल डिस्क्राइब्स इवेंट्स दैट ऑकर बिफोर अ प्लान्ड मैरिज। ओके, अब प्री मैरिटल भी एक एडजेक्टिव है, तो आप खबरदार इसको आपने ऐसे समझा तो कि कोई ऐसा इवेंट दैट इज़ प्लान्ड बिफोर मैरिज, नहीं, इवेंट हो गया नाउन। प्री मैरिटल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बिफोर मैरिज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिफोर मैरिज, कोई ऐसा इवेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, हालांकि वो बात ठीक है, हम इसको किसी ऐसे इवेंट के लिए यूज़ करेंगे जो कि मैरिज से पहले होती है, लेकिन इसका मतलब कोई ऐसा इवेंट से नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है मैरिज से पहले। ओके, एज प्री मैरिटल सेक्स, प्री मैरिटल अग्रीमेंट एज टू द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ कैबेजेस एंड किंग्स विदाउट द कैबेजेस। ओके, रेक्स रेजिस इज लैटिन फॉर किंग। लैटिन में किंग को कहते हैं रेक्स रेजिस। ओके, टायरानोसॉरस रेक्स वॉज द किंग ऑफ द डायनासोर्स। ओके, यहाँ पर मैंने टायरानोसॉरस रेक्स की एक फ़ोटो लगाई है। ठीक है, इसको टायरानोसॉरस रेक्स इसीलिए कहते थे बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द डायनासोर्स। ओके, इटिमोलॉजिकली किंग ऑफ टायरेंट लिजर्ड्स। ओके, ये डायनासोर्स भी एक तरह के लिजर्ड्स ही थे। डॉग्स आर ऑफन नेम्ड रेक्स टू फूल देम इनटू थिंकिंग दे आर किंग्स रेदर देन स्लेव्स। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर डाला है, वरना डॉग्स को क्या ही पता चलेगा। ओके, एंड रीगल, अगला वर्ड है हमारा रीगल, ये भी इसी से बना हुआ है, रेक्स रेजिस से। रीगल मीन्स राजसी या फिर शाही। तो रीगल इज रॉयल और फिट फॉर अ किंग, हेंस मैग्निफिशेंट, स्टेटली, इम्पेरियस, स्प्लेंडिड एट्सेट्रा। ठीक है, तो रीगल का मतलब हो गया मैग्निफिशेंट, स्टेटली, इम्पेरियस, स्प्लेंडिड एट्सेट्रा। ठीक है,
ये चारों रीगल के सिनोनिम है। ओके, मेक श्योर आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड रीगल इज रॉयल और फिट फॉर ए किंग, एज इन रीगल बियरिंग और मैनर, अ रीगल मैंशन, अ रीगल रिसेप्शन एट्सेट्रा, ठीक है। द नाउन इज रीगैलिटी, नाउन हो गया हमारा रीगैलिटी इन द स्टेट ऑफ बीइंग अ किंग। ओके, रीगल बियरिंग, ठीक है। यहाँ पर बियरिंग का मतलब है किसी के वे ऑफ मूविंग से या फिर बिहेवियर से, यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज हुआ है, ठीक है। तो रीगल बियरिंग हो गया एक ऐसा मूवमेंट दैट इज इन द मैनर ऑफ अ किंग और क्वीन। ओके, रीगल मैंशन, मैंशन हो गया एक बहुत ही बड़ा इम्प्रेसिव घर को कहते हैं मैंशन, ठीक है। रीगल रिसेप्शन, रिसेप्शन आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। रीगल मतलब रीगल रिसेप्शन मतलब एक शाही राजसी रिसेप्शन। ओके, मूविंग ऑन, रिगैलिया, अ प्लूरल नाउन डेजिग्नेटेड द एम्बलेम्स और इंसिग्निया और ड्रेस ऑफ अ किंग, ठीक है। डेजिग्नेटेड मतलब पहले यूज़ होता था, मैं इसे लिख करके बताना चाहूँगा, मेरा ओपन बोर्ड कहाँ है। ओके, तो रिगैलिया इज़ अ नाउन, बहुत सारे मुझे इज इक्वल टू लगाने होंगे। ओके, किसी एम्बलेम को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेजिग्नेटेड लिखा हुआ है, मतलब कि इसका यूज़ होता था, अभी नहीं होता, पहले होता था। किन किन चीज़ों के लिए मैं वो बता रहा हूँ, पहले होता था। एम्बलेम्स मतलब कि एक तरह से हम किसी सिंबल को कहते हैं, भारत का नेशनल एम्बलम ये है। ओके, तो पहले समय में हम रिगैलिया का यूज़ करते थे किसी एम्बलम के लिए या फिर इंसिग्निया के लिए। इंसिग्निया होता है एक तरह का बैज। ओके, इंसिग्निया एक तरह का बैज है, लेकिन हम किसी भी बैज को इंसिग्निया नहीं कहेंगे। एक पर्टिकुलर, एक ऐसा बैज जो किसी पर्टिकुलर रैंक का हो, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर का हो, ठीक है, हम उसको कहते हैं इंसिग्निया। या फिर रिगैलिया होता था ड्रेस ऑफ अ किंग, एक एम्बलेम, एक राजा का सिंबल, एक राजा के सिंबल को, या फिर एक राजा के बैज को, या फिर एक राजा के ड्रेस को हम कहते थे इंसिग्निया, ठीक है, पहले कहते थे। लेकिन आज के टाइम में, आज के टाइम में रिगैलिया होता है एंड नाउ रिफर्स टू एनी इम्प्रेसिवली फॉर्मल क्लॉथ, ठीक है। आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो रिगैलिया का मतलब क्या होता है, किसी भी फॉर्मल ड्रेस को कहते हैं रिगैलिया, ठीक है। फॉर्मल क्लॉथ मतलब कि पोशाक, या फिर और मोर कॉमनली टू द डेकोरेशन, इंसिग्निया, और यूनिफॉर्म। क्लॉथ हो गया, इंसिग्निया हो गया, या फिर यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑफ अ रैंक, ठीक है। अब वो ओल्ड टाइम में तो वो क्लॉथ या फिर वो बैज या फिर वो यूनिफॉर्म या फिर वो सिंबल सिर्फ राजा का होगा, हम तभी रिगैलिया कहेंगे। लेकिन आज के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राजा का ही हो, वो किसी भी रैंक, पोजीशन, ऑफिस या सोशल क्लब का हो सकता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर रैंक, पोजीशन, ऑफिस या फिर सोशल क्लब, ठीक है। मतलब आप इन तीनों को मिला करके आप कुछ भी कंटेक्स्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर्मल क्लॉथ ऑफ अ रैंक, ऑफ अ पोजीशन, ऑफ अ ऑफिसर, ऑफ अ ऑफिस या फिर ऑफ अ सोशल क्लब। कोई बैज हो गया किसी पर्टिकुलर रैंक का, किसी पर्टिकुलर पोजीशन का, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल क्लब का। ओके, द श्राइनर्स वेयर ड्रेस्ड इन फुल रिगैलिया। तो श्राइनर्स, श्राइन होता है कोई भी होली प्लेस को हम कहते हैं श्राइन, जैसे कि कोई मंदिर, कोई पवित्र मंदिर, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, उसको हम कहते हैं श्राइन।
श्राइनर्स ER, ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी राजा के लिए रिगेलिया का तो यूज़ नहीं किया ना, ठीक है। तो द श्राइनर्स वेयर ड्रेस्ड इन फुल रिगेलिया, या फिर द 5 स्टार जनरल अपीयर्ड इन फुल रिगेलिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 स्टार, यहाँ पर भी एक राजा के लिए रिगेलिया का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ राजा के कंटेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है इसका रिगेलिया का यूज़, अब आप इसको और कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई है, यहाँ पर बैजेस और इंसिग्निया है, ठीक है। इंसिग्निया भी एक तरह का बैज ही होता है जो एक पर्टिकुलर रैंक या पोजीशन को बताता है, ओके। मैडनेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स, ये अगले वीडियो में करेंगे, मैडनेस और फोबिया, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी एक पर्सन को, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई डोंट नो वाई नो बडी इज़ गिविंग द फीडबैक, शायद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल ग्रो करेगा और ये वीडियो औरों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम यही देखता है किस चैनल के साथ, किस वीडियो के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।